अस्सलामुअलैकुम बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 7 शुरू करने लगे। आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कशन में रहेगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन करते हो, सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे माजी में जिस तरह के सवालात पूछे गए हैं वो भी सारे के सारे हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे रीसेंट एग्जांपल, सबसे रीसेंट क्वेश्चन जो इसी साल नस्ट के नेट 1 में पूछा गया, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें आप देखोगे कि जो हम आज के लेक्चर में चीजें पढ़ेंगे उसको किस खूबसूरती से अप्लाई किया गया और इस नेट 1 के क्वेश्चन में पूछा गया। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले जरा कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन लेते हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखे हुए तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। देखो मेरे बच्चे, अब तक हम लोग ये बात तो एस्टेब्लिश कर चुके हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास एक कोई चार्ज है Q1 यहां रखा हुआ है और इससे कुछ डिस्टेंस r के ऊपर यहां पे हमारे पास एक नया चार्ज Q2 आता है। बोला ठीक है सर। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, Q1 Q2 पे और Q2 Q1 के ऊपर। जो दोनों चार्जेस ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, हमें ये बात पता है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। बोला ठीक है सर। अब मेरा यहां पे एक सवाल है, एक बहुत मासूमाना सवाल है। सवाल यह है, क्या Q1 का Q2 के ऊपर ताकत लगाने के लिए आपस में चिपका होना जरूरी है, इन कांटेक्ट होना जरूरी है? अब बोलोगे नहीं सर, इन कांटेक्ट होना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने लॉ में यह बात पढ़ी है कि जो चार्जेस हैं ये एट अ सर्टेन डिस्टेंस r प्लेस किए गए हैं। तो इसका मतलब अगर दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ फासले पर हैं तो दे आर एबल टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर इजीली। अब मेरा यहां पे आता है दूसरा सवाल। वो दूसरा सवाल यह है कि यहां मान लो आपके पास एक कोई चार्ज Q1 रखा हुआ है, तो इसको पता कैसे चलेगा कि इसके बराबर में, इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज आ गया है और इस Q1 चार्ज को इस Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है। देखो समझो, एक Q1 चार्ज मस्त रखा हुआ था, अभी Q2 चार्ज जब इसके करीब लाया गया, चिपकाया नहीं गया, कांटेक्ट में नहीं लाया गया, आप Q1 से थोड़े फासले पर हो अभी भी। सवाल यह पैदा होता है कि Q1 के इल्म में यह बात कैसे आई? Q2 ने आते हुए कोई नारे तो लगाए नहीं, ऐसा तो है नहीं कि लाउड स्पीकर में बोलेगा देख भाई Q1 में तेरे करीब आ रहा हूं। Q1 चार्ज को कैसे पता चला कि Q2 इसके करीब आ रहा है और मुझे इस पर फोर्स अप्लाई करनी है? कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? यहां से आपका कॉन्सेप्ट आता है फील्ड का कॉन्सेप्ट। माइकल फैराडे ने फील्ड थ्योरी जो दी या फील्ड का जो कॉन्सेप्ट दिया वो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए दिया था। अब गौर से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि फील्ड क्या होती है। देखो अब मेरे बच्चे, जब कभी भी आप कोई चार्ज किसी जगह पर प्लेस करते हो, मान लो आपने यहां पे एक चार्ज Q1 प्लेस किया, तो हम ये कहते हैं कि ये जो Q1 चार्ज है ये अपने सराउंडिंग में एक रीजन स्टैब्लिश करता है, एक एरिया स्टैब्लिश करता है, एक एरिया डेजिग्नेट करता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, जैसे इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो यह चार्ज अपने ऊपर एक ताकत लगती महसूस करता है। हुआ क्या? देखो अभी तक आपने कूलम्स लॉ के अंदर जो बात पढ़ी थी ना, उसमें यह था कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। कैसे? कोई जवाब नहीं है, बस फोर्स अप्लाई करते हैं और कितनी होती है पढ़ लिया। अब वो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? आपने इनको चिपकाया तो था नहीं, कांटेक्ट तो आपने किया नहीं था, इसका मतलब ये जो फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ये फील्ड फोर्स है। यहां से हमें कॉन्सेप्ट डिफाइन करना पड़ता है फील्ड का, कि फील्ड क्या होती है। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी हुई है। क्या मतलब सर? हमने तो नहीं पढ़ी हुई है ना मेरे बच्चे, ऑब्जर्व भी की हुई है। देखो अगर मैं आप में से किसी को
छत पे से बाहर फेंक दूं तो आप कहां जाओगे? नीचे जाओगे। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं। किसी भी चीज को छोड़ा जाएगा तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगी। आपको मैंने छत से बाहर फेंका तो आपको अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। आप ऊपर से नीचे जाओगे, फ्री फॉल मोशन करोगे, आपका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका मतलब वी ऑल आर लिविंग इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे ही मैंने आपको छत से बाहर फेंका, अर्थ को आपके ऊपर ताकत लगाने के लिए अर्थ का आपसे चिपका होना जरूरी नहीं है। आप चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में थे तो अर्थ ने क्या करा? आपको पुल कर लिया। अब यहां समझना, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर कोई भी जो चार्ज रखा जाता है उसके सराउंडिंग में एक रीजन होता है, एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो अपने ऊपर एक ताकत लगती महसूस करता है। तो ये जो रीजन है, ये जो एरिया है सराउंडिंग द सोर्स चार्ज, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या मतलब सर, इसे क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इसको हम लेकर आए हैं, इसकी अपनी फील्ड भी होगी, लेकिन अभी हम इसको Q1 चार्ज की फील्ड के अंदर लेकर आए हैं टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, फोर्स लगवाने के लिए, फोर्स का इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए। तो जिस चार्ज की फील्ड होती है ना भाई, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जैसे कूलम्स लॉ को हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा ना, पोस्टमार्टम किया, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या पढ़ा? आपने कहा भाई एक चार्ज Q1 है, इसके सराउंडिंग में एक रीजन है, एक स्पेस है, एक एरिया है, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर लाया जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो पूरा रीजन है सराउंडिंग द सोर्स चार्ज within which electrical effects can be observed by another charge, जिसको आप लेकर आए हो, ये रीजन आपके पास क्या कहलाता है? ये रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है, लेकिन कॉन्सेप्ट का फील नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक मिसाल दें। और मिसाल लेते हैं भाई, मान लो आपके पास, गौर से सुनना, ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये मान लो आपके पास कोई मैग्नेट है, यहां पे आपके पास कोई चाबी है। आप जब मैग्नेट को चाबी के करीब रखते हो तो मैग्नेट इस चाबी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बोला सर करेगा। जैसे जैसे आप चाबी को दूर लेके जाओगे अट्रैक्शन कम होती जाएगी। होते होते एक वक्त आएगा जब इस चाबी पे मैग्नेट की तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। आप कहोगे अब जो ये चाबी है, चाबी से मुराद जो की होती है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अमूमन की किसी ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जो चाबी है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा था, वो अब एक ऐसे पॉइंट पर आ गया जो इस मैग्नेट की रेंज से बाहर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। तो बिल्कुल आपने देखा कि मैग्नेट के सराउंडिंग में भी एक क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। आप कैसे डिफाइन करोगे मैग्नेटिक फील्ड को? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट आता है कि जिसके ऊपर मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर सकता हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो अपने ऊपर एक ताकत लगती महसूस करेगा। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? अर्थ के सराउंडिंग में वो रीजन, वो एरिया कि जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा जिसका कोई सर्टेन मास m है तो अर्थ उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करेगा, जिसको आप वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हो, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी कहते हो। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक रीजन, एक स्पेस, एक एरिया, जिसके अंदर अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आएगी तो इसे पता चल जाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और न्यूटन के तीसरे कानून के तहत ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जो F12 और F21 दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में कैसे होंगे? ऑपोजिट होंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन मेरे बच्चे अपने पास आप इलेक्ट्रिक फील्ड की नोट कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस और रीजन सराउंडिंग द सोर्स चार्ज in which electrical effects can be observed या force can be felt by another charge, that region is termed as electric field। बोला सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, चलो अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। बाय द वे इस चैप्टर का नाम भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। यहां मान लो मेरे बच्चे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है। सर सोर्स चार्ज क्या होता है जरा बताइएगा। मेरा बेटा सोर्स चार्ज कोई भी ऐसा चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कंसीडर की होती है, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होती है, उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। बोला ठीक है सर। मान लो मेरे बच्चे यहां पे हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि
इस चार्ज की ये एक फील्ड है। इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो अपने ऊपर एक ताकत लगती महसूस करेगा। हमने बोला ठीक है भाई साहब, हमें यहां तक की बात समझ में आती है, आगे चलो। अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दूं, मैंने बोला एक पॉइंट ये रहा, इसे कह दिया x, एक पॉइंट ये रहा, इसे मैंने कह दिया पॉइंट y। बोला ठीक है सर। अब मेरे पास एक छोटा सा चार्ज है जिसको मैंने कह दिया Q0। जहन में रखिएगा ये जो Q0 है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ये मेरे पास है टेस्ट चार्ज। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। सर टेस्ट चार्ज क्या होता है? नंबर एक, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। नंबर दो, ये बहुत छोटा सा चार्ज होता है, इसको आप बिल्कुल चुन्ना सा चार्ज मान सकते हो। बहुत चुन्ना सा, बहुत मुन्ना सा, बहुत छोटा सा चार्ज होता है। अभी क्यों होता है ये छोटा सा चार्ज, इसके बारे में भी बताऊंगा। ये बहुत छोटा सा चार्ज होता है। ये इतना छोटा सा चार्ज होता है कि इसकी खुद की जो फील्ड है ये नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। ये इसकी अपनी खुद की जो फील्ड है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो कि एक छोटा बच्चा है 2.5 साल का, वो आके आपको एक मुक्का मारता है, तो कहने को उसने मुक्का मारा, आप पे फोर्स लगाई, लेकिन उसका इफेक्ट आप पर नेग्लिजिबल होगा। वो मुक्का भी क्या है? मुक्की मारी है उसने, तो कहने को मुक्की मारी उसने, लेकिन वो नेग्लिजिबल इफेक्ट वाली है। तो जो टेस्ट चार्ज है, जहन में रखना कि टेस्ट चार्ज हम लोग हमेशा कैसा देते हैं? पॉजिटिव। ये हमारा स्टैंडर्ड है। हमसे मुराद जो बुजुर्गाने फिजिक्स हैं उनका ये स्टैंडर्ड है कि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। बहुत छोटा सा, बहुत चुन्ना सा चार्ज है, इसकी खुद की फील्ड ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़ा सा होता है। बोला ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मेरे बच्चे, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सोर्स चार्ज की। अच्छा, जो सोर्स चार्ज है बाय द वे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सोर्स चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां पे रखता हूं तो इनके दरमियान में कुछ डिस्टेंस है। बोला सर बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। कौन कौन? सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर और टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पर। बोला सर बिल्कुल करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि दोनों में से एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगाएगा या टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पे? तो अगर आपके जहन में आ रहा है कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो बिल्कुल गलत आ रहा है, जहन में रखिएगा। आपने पीछे 6 लेक्चर ना देख के नुकसान किया हुआ है अपना, क्योंकि हमने वहां पे पढ़ा है और मैंने साबित किया है कि दोनों एक बराबर फोर्स लगाएंगे। तो सोर्स चार्ज जितनी इस पे लगाएगा, टेस्ट चार्ज उतनी ही फोर्स सोर्स चार्ज पे लगाएगा। इसको कहीं पे नोट कर लेना, एग्जामिनर अक्सर ये मस्ती करके आपसे पूछता है। खैर, अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखता हूं और एक बार मैं टेस्ट चार्ज को यहां नहीं रखता, यहां रखता हूं, मतलब मैं आपके सामने 2 डिफरेंट कंडीशंस रख रहा हूं। यहां से यहां तक का भी कुछ डिस्टेंस है। बोला ठीक है सर। मैं आपके सामने 2 डिफरेंट कंडीशंस रख रहा हूं। सवाल मेरा क्या है? सवाल यह है कि ये जो मेरा टेस्ट चार्ज था ना, मैंने इस टेस्ट चार्ज को एक बार रखा पॉइंट x पर और एक बार रखा पॉइंट y पर। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में, किन दोनों चार्जेस के दरमियान में? जब x पे रखा तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान में, जब y पे रखा तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान में। फिर समझ लेना ये 2 अलग अलग केसेस हैं। यानी कि ऐसे समझ लो कि केस ए या केस 1 ये है, ऐसे समझ लो ये मेरा केस 2 है। यानी कि मेरे बच्चे, ये मेरा एक सोर्स चार्ज है, ये इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने क्या किया, एक बार, पहली बार इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट x पे रखा और इन दोनों के दरमियान में जो भी फोर्स था वो कैलकुलेट कर ली, F = K Q1 Q2 by R² से। फिर मैंने दूसरी बार इसको यहां से निकाला और टेस्ट चार्ज को उठा के पॉइंट y पे रखा। अब यहां नहीं रखा हुआ, अब कहां रखा हुआ है? पॉइंट y पे। इनके दरमियान का डिस्टेंस नोट किया और इस पॉइंट पे जब टेस्ट चार्ज रखा है तो इसके और सोर्स चार्ज के दरमियान में फोर्स कैलकुलेट करी। फिर से फॉर्मूला यूज किया, F = K Q1 Q2 divided by R²। मुझे ये बात पता है कि जो सोर्स चार्ज है इसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब एक बात तो क्लियर है कि केस 1 और केस 2 दोनों केसेस के अंदर, चाहे आप टेस्ट चार्ज को x पे रखो चाहे टेस्ट चार्ज को y पे रखो, दोनों केसेस में टेस्ट चार्ज अपने ऊपर एक रिपल्जन फेस करेगा। बोला सर करेगा। भाई यहां पे रखेगा तब भी रिपल्जन फेस करेगा, यहां रखेगा तब भी। क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज चाहता है टेस्ट चार्ज दूर जाए, सोर्स चार्ज चाहता है टेस्ट चार्ज दूर जाए, रिपेल करेगा। सवाल यह है किस पॉइंट पर रिपल्जन की फोर्स ज्यादा होगी? आया जब मैंने टेस्ट चार्ज को x पे रखा था तब, या जब y पे रखा था तब?
तो अगर आपने कूलम्स लॉ का लेक्चर देखा, नहीं भी देखा, तो अगर आपको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्लियर है, वो क्या कहता है, Q1Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। गोया कि हमें पता है F और आर स्क्वायर की रिलेशन कैसी रहती है, इनवर्स रहती है। गोया कि दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस जितना कम होता है, फोर्स उतनी ज्यादा होती है। जब आप x पे रख रहे हो तो आप देखो ये डिस्टेंस कम है, जब आप y पे रख रहे हो टेस्ट चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे फोर्स कम लग रही होगी और यहां पे फोर्स ज्यादा लग रही होगी। तो यहां पे आपने एक बात तो स्टैब्लिश कर ली कि फोर्स एट पॉइंट x इज ग्रेटर देन फोर्स एट पॉइंट y। ये बात क्लियर है। अभी फिर देखो आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहली चीज हमने क्या स्टैब्लिश करी, हमने कहा ये सोर्स चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो रीजन, वो एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो अपने ऊपर एक ताकत लगती हुई महसूस करेगा। बोला ठीक है। फिर हमने दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने बारी बारी टेस्ट चार्ज रखा, तो हमने देखा जब पॉइंट एक्स पे टेस्ट चार्ज रखा तो फोर्स ज्यादा लग रही थी इस पर, टेस्ट चार्ज पर। जब पॉइंट वाई पे रखा तो फोर्स कम लग रही थी। अभी आप बोलोगे सर आपने तो कहा था फोर्स एक बराबर लगाएगा। देख मेरी बात सुन, जब पॉइंट एक्स पे रखा, मान लो ये सोर्स चार्ज पॉइंट एक्स पे टेस्ट चार्ज को रखने पर इस पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। समझना, जब टेस्ट चार्ज को यहां रखा तो ये जो सोर्स चार्ज है इस पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। जो मैंने कहा ना फोर्स एक बराबर लगाएंगे दोनों, वो मैंने ये कहा सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर अगर 10 न्यूटन लगा रहा है तो इस पॉइंट पे रखने पर टेस्ट चार्ज भी सोर्स चार्ज पर 10 न्यूटन लगा रहा होगा, ये मैंने कहा था। लेकिन जब टेस्ट चार्ज को यहां ले जाऊंगा तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो अब सोर्स चार्ज इस पॉइंट पे रखे हुए टेस्ट चार्ज पे 10 न्यूटन नहीं लगाएगा, वो 10 से कम लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया है। ध्यान में रखेंगे ये बात। तो यहां पे रखने पे वो 10 नहीं लगाएगा, 10 से कम लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो हमें ये नजर आ गया। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि आपके पास एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, गौर से सुनना मेरी बात, ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ही मतलब ये एक सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंगल सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, मान लो ये एक पॉइंट है, इसको ए कह दिया, ये एक पॉइंट है, इसे बी कह दिया, ये एक पॉइंट है, इसे सी कह दिया। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूं तो उनके ऊपर अलग अलग फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। गोया अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखता हूं तो इसका फासला कुछ और है, ये अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां रखता हूं तो इसका फासला इससे कुछ और है, ये अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां रखता हूं टेस्ट चार्ज को तो सोर्स चार्ज से इस पॉइंट का फासला कुछ और है, वो अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि अगर एक सोर्स चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग 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 पॉइंट्स पर टेस्ट चार्ज को रखने पर वो अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। यह कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। सर फिर डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन करते हो? आप कहते हो सिंपल कि भाई एक सोर्स चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने किसी भी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज लाके रख दिया, मान लो यहां रख दिया, मुझे बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो क्या तरीका है, टेस्ट चार्ज लाके रख दिया। टेस्ट चार्ज क्या है, चुन्ना सा छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, इतना चुन्ना सा चार्ज कि इसकी खुद की फील्ड नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। आपने एक चुन्ना सा टेस्ट चार्ज लाके यहां रख दिया, इसके ऊपर जितनी ताकत इस पॉइंट पर लग रही होगी वो डिफाइन करेगी इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट भी कहते हैं। हमने कहा एक सोर्स चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने कहा डिफरेंट पॉइंट्स लो, आपने बोला सर ठीक है कंसीडर कर लिए। मैंने कहा इन डिफरेंट पॉइंट्स पर आप टेस्ट चार्ज रखो जाके। जब आप डिफरेंट पॉइंट्स पर टेस्ट चार्ज रखोगे, मैंने बोला मुझे बताओ क्या हर पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है वो एक बराबर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? आपने बोला नहीं सर, अलग अलग कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रहा है फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो मैंने कहा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंटेंसिटी अलग अलग है। तो कैसे डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ
टेस्ट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं FE डिवाइडेड बाय Q0। अभी इस फॉर्मूले की और भी शक्लें आएंगी। FE से क्या मुराद है? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। कभी कभार किताब में FE नहीं भी लिखा होगा, जहन में रखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, पता चल गई आपको ये बात। और Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का होना जरूरी है। बोला ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आ गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी भी पॉइंट पर जितनी ताकत कोई टेस्ट चार्ज अपने ऊपर लगती महसूस करेगा, वो उस पॉइंट पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। आपको यह बात भी समझ में आ रही होगी, सोर्स चार्ज के करीब करीब जितने पॉइंट्स हैं वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगी। जितना दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि फोर्स कम लग रही होगी। यही चीज होती है अगर आप कभी देखो कि आपके घर में किचन में चूल्हे पर कोई खाना पक रहा है, आप जितना उस सोर्स के करीब खड़े होगे आपको हीट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा फील होगी, जो शिद्दत है ना वो उतनी ज्यादा फील होगी। आप जितना दूर होते जाओगे आपको हीट की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट, जितना आप सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? कम होती जा रही है। ठीक हो गया सर, ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे यूनिट बताओ, तो मेरा बेटा एक यूनिट तो देखो यहीं से आ गई, न्यूटन पर कूलम। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये ई से क्या मुराद है? ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी एक यूनिट और रहती है जो कि मेरे बच्चे क्या है? वोल्ट पर मीटर। आगे चलने पर मैं आपको इसकी ये वाली यूनिट भी सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। अभी इसका कोई कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है, ना आपको वोल्ट का पता है ना कुछ और पता है। अभी इस पर बात करेंगे न्यूटन पर कूलम पे। बोला ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि कुछ भी नहीं है, फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पे छोटा सा एरो लगा दिया ऐसे। भाई ये गोला नहीं बना देना, ये गोला मैंने वैसे ही बनाया था। ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल पैदा होता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिर डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? अपने पास मार्कर से लिखना गलत कॉन्सेप्ट क्या है, गलत कॉन्सेप्ट क्या है या अधूरा कॉन्सेप्ट क्या है। नीचे लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। अक्सर जगहों पे इसको इसी अंदाज में पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। इसको मैं गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये इनकंप्लीट है और आधी अधूरी नॉलेज ज्यादा नुकसानदेह होती है, जहन में रखिएगा। गलत कॉन्सेप्ट लिख लिया, अब सही कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉपी करो, मैं बिठाने लगा हूं। अब देखो मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे? कॉन्सेप्ट को फील करना। जो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो ही डायरेक्शन होता है जो फोर्स का। इसमें अधूरापन क्या है, इसमें गलती क्या है, इसमें कमी क्या है, अभी हम फील करते हैं। देखो मान लो मेरा बेटा यहां पे मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। बोला ठीक है सर, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रखता हूं, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखा तो क्या होगा? आपने बोला देखिए सर टेस्ट चार्ज एक बहुत चुन्ना सा चार्ज है। मैंने बोला ठीक है सर, एक बहुत छोटा सा चार्ज है। ये जो सोर्स चार्ज है ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सोर्स चार्ज बोलेगा टेस्ट चार्ज को चल निकल यहां से दूर, और सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा दूर भगाने के लिए। सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अपने पास से ऐसे करके दूर भगाएगा और इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा। पीछे लेक्चर आप पढ़ चुके हो, इस लाइन के अलोंग क्यों लगाएगा? क्योंकि जो दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स एग्जिस्ट करती है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस पर करती है। बहुत डिटेल से पढ़ाएं पीछे 6 लेक्चर। अच्छा, मान लो अगर मैं क्या करता हूं, गौर से सुनना। अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां पे रखता हूं, सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है सर। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखता हूं, सोर्स चार्ज क्या चाहेगा? सोर्स चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा दूर भगाने के लिए, गोया के ऐसे। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, गौर से सुनना। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखता हूं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो गोया ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को भगाने के लिए यहां से ऐसे फोर्स लगाएगा। बोला सर ठीक है।
इसी तरह आप देखोगे कि यहां से ऐसे भगा रहा होगा, यहां से ऐसे भगा रहा होगा, यहां से ऐसे भगा रहा होगा, यहां से ऐसे भगा रहा होगा। यानी कि आपको क्या पता चल रहा है? आपको यह पता चल रहा है कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है। कॉन्सेप्ट का फील करना। देखो, एक लाइन में मैं भी बता सकता था कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। नेगेटिव के लिए क्या है? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। लेकिन ऐसे फील नहीं आएगा। फील लो, जब आप किताब में देखोगे तो किताब में आपको ना बस ये फर्क ये है कि आपको ये टेस्ट चार्ज बना हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको ये कॉन्सेप्ट देंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को फील करो कि हो क्या रहा है। आप मानो मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा, बोला सर रखा। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। यहां रखो टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। अब आप बोलोगे सर ये टेस्ट चार्ज भी तो सोर्स चार्ज को रिपेल करेगा, तो सोर्स चार्ज क्यों रुका हुआ है यहां पे? देखो, मैंने यहां लिखा था ना, भी मिटा दिया। टेस्ट चार्ज एक चुन्ना सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज एक चुन्ना सा चार्ज है। जब सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो ये चुन्ना सा चार्ज है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे भाग जाएगा, एक्सेलरेट करता हुआ भागेगा। ये चुन्ना सा चार्ज है और ये मोटा सा चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज इसके ऊपर फोर्स यकीनन लगाएगा, लेकिन सोर्स चार्ज अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, बहुत डीट है, बहुत मोटा है, कहीं भी नहीं जाने वाला, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ध्यान में रखिएगा, फोर्स का एक जैसा लगना एक बात होती है, इफेक्ट का एक जैसा आना दूसरी बात होती है। अगर मैं दीवार पे 100 न्यूटन से मुक्का मारूं तो दीवार 100 न्यूटन ही मेरे हाथ पे रिवर्स अप्लाई करेगा। हो सकता है दीवार का कुछ भी ना हो और मेरे हाथ की हड्डी टूट जाए। तो फोर्स का एक जैसा लगना कुछ और है और इफेक्ट का एक जैसा आना कुछ और है, ज़हन में रखिएगा। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सर कैसे पता चला? भाई बहुत सिंपल है, टेस्ट चार्ज को रख के देख लो। टेस्ट चार्ज का जो बिहेवियर है वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। आपने यहां टेस्ट चार्ज को रखा, टेस्ट चार्ज इससे दूर भाग रहा है, गोया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है। तो अपने पास लिख लेना, क्या लिखोगे कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या है? अवे है। और कैसी अवे है? रेडियली अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है। सर ये रेडियली क्या होती है? भाई मानो अगर मैं यहां पे एक सर्कल बनाता हूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक रेडियस वाली लाइन है, ये रेडियस वाली लाइन है, रेडियस वाली लाइन है। रेडियली अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है। बोला ठीक है सर। अब जरा यही चीज जरा नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए भी बता दें। चलो सर बता दें। ये मान लो एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है, सेम कॉन्सेप्ट, सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बोला ठीक है सर। मैंने यहां पे कुछ फासले पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसा हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। भाई स्टैंडर्ड क्यों सेट किया हुआ है? ताकि मैं अगर फिजिक्स में कोई काम करूं, किसी और कंट्री में फिजिक्स में कोई बंदा कोई काम करे, कहीं और कोई काम हो, तो हम तीनों एक दूसरे की पब्लिकेशन से, रिसर्च से, रिजल्ट से मुस्तफीद हो सके, फायदा उठा सके। अब सोचो अगर हम ऐसा ना करते, हम चीजों को स्टैंडर्डाइज ना करते, यानी कि मान लो दुनिया भर में हम ये ना कहते कि भाई वेक्टर के आपने ज्यादा से ज्यादा 3 ही कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो कोई रशियन फिजिसिस्ट है वो वेक्टर के 5 कंपोनेंट्स बना के सॉल्व करेगा, कोई अमेरिकन फिजिसिस्ट है वो मान लो 8 कंपोनेंट बना के सॉल्व करेगा, जिसकी जैसी मर्जी। तो फिर रिजल्ट्स कॉमन नहीं होंगे। हम कभी भी एक दूसरे की कह लो कि जो अचीवमेंट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उनसे फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए चीजों को कहीं कहीं पे स्टैंडर्डाइज करना क्या रहता है? जरूरी रहता है। ठीक है, ये फायदे के लिए होता है। अब देखो मान लो हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज था, इसके सराउंडिंग में मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। अब देखो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा, अपने पास बुलाएगा। गोया कि इस पे जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी, भाई बिल्कुल ऐसे लगेगी, इस लाइन के अलोंग। बोला सर लगेगी। ठीक है, आपने मान लो कि एक टेस्ट चार्ज यहां रखा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाएगा, गोया कि ये ऐसे इस लाइन के अलोंग इस पे फोर्स लग रही होगी। बोला ठीक है सर। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक टेस्ट चार्ज को यहां पे प्लेस करते हो, सुनना गौर से, अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां प्लेस करते हो तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, यानी कि आप इसको कहीं से भी देखोगे तो आपको यही लग रहा है कि यहां पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी नजर आ रही है? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज नजर आ रही है। कैसी नजर आ रही है? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज नजर आ रही है। गौर से देखो कैसी नजर आ रही है? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज नजर आ रही है। यह है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नेगेटिव सोर्स चार्ज। सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे निकाला? मैंने कहा बहुत आसान है। देख,
तुम्हें देखना है नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है। मैंने माना भाई यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल? अपने पास बुलाएगा, ऐसे अपने पास बुलाएगा। गोया कि टेस्ट चार्ज ऐसा आएगा सोर्स चार्ज के पास। यही डायरेक्शन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज इज टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज, और इसके अंदर भी यही होता है, इट इज रेडियली टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। इट इज रेडियली टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। क्लियर हो गया? तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए अवे होगा, नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए टूवर्ड्स होगा। कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं कि किसी भी गिवन इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कहां लगेगी, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कहां लग रही होगी। अब देखो मेरे बच्चे, एक छोटी सी चीज जो है ना वो यहां पे हम समझते हैं, जिसके बाद हम 1 से 2 सवाल करेंगे। मान लो कि यहां पे हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश है, ठीक है। ये मान लो मेरे बच्चे एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश है। अगर ये आपके पास एक डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इससे आप क्या बात अखज़ कर सकते हो? नंबर 1, आपको ये बात पता चल गई कि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और इस पॉइंट पे आपके पास कोई एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कहां से कहां होती हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। बोला ठीक है सर। अब मेरा बेटा यहां पे मान लो मैंने एक कोई चार्ज लाकर प्लेस किया, और जो चार्ज मैंने लाकर प्लेस किया ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। गौर से सुनना मेरी बात, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो देखो आपको पता है ये पॉजिटिव, इस मतलब इधर आपके पास पॉजिटिव साइड है, इधर आपके पास नेगेटिव साइड है। तो गोया ये जो पॉजिटिव है ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये वैसे ही कोई रैंडम एक चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज तो खैर ये नहीं है, अगर मैं इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाके रखता हूं तो आपने ये देखना है कि इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी और कितनी लगेगी। ये जो फोर्स है, इस फोर्स का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है? E के बराबर। आपने यहां पे लाके एक चार्ज रख दिया और ये पॉजिटिव चार्ज है। गौर से सुनना, ये जो पीछे वाली साइड पॉजिटिव है ये इस चार्ज को रिपेल करेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाली साइड इसे रिपेल करेगी और नेगेटिव वाली साइड इसे अट्रैक्ट करेगी। तो गोया इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। ये हो गई आपके पास फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो इस फोर्स की वैल्यू होगी जो भी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सर ये कहां से आया? अभी तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि E बराबर होता है किसके? F अपॉन Q के। तो अगर आपको यहां से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो वो कैसे आ रही थी? Q मल्टीप्लाई बाय E के। जिस चार्ज को रखा आपने, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और से देखो जिस चार्ज को रखा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहां उसका मैग्नीट्यूड आएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आएगी, तो आपको फोर्स मिल जाएगी। बोला ठीक है सर। इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन देखो ऐसे आएगा। बोला सही है। अगर मान लो मैं यहां कहीं पर एक चार्ज रखता हूं और ये जो चार्ज है ये नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज नहीं रखा हुआ, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर आपको इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स तो ये भी एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मतलब ये जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुई हुई है, ये वाला चार्ज वहीं पर रखा हुआ है, तो फोर्स तो ये भी एक्सपीरियंस करेगा। क्या फोर्स का डायरेक्शन होगा? ये जो पॉजिटिव साइड है ये इस चार्ज को अपने पास बुला रही होगी। बोला ठीक है। ये नेगेटिव साइड इस चार्ज को धक्का दे रही होगी। बोला ठीक है। तो ये जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका ये डायरेक्शन रहेगा, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो उतना ही होगा जितना ये एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर ये दोनों चार्जेस एक बराबर है। क्योंकि आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे फोर्स बराबर है जो चार्ज है, आपने उसको लिखा यहां पे Q, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपने लिखा, तो क्या हो गया? F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब गौर से सुनना मेरी बात, मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश करी। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर मैंने दो चार्जेस रखे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। क्या आपने ये बात नोट करी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मौजूद है।
और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो रिवर्स सिम्प में लग रही है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। अब आप बताओ, क्या यह कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स ऑन अ चार्ज का डायरेक्शन होता है? क्या यह बात सही है? नहीं, अधूरी है। आप कहो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो वो पॉजिटिव चार्ज जिस सिम्प्ट में, जिस डायरेक्शन में अपने ऊपर ताकत लगती महसूस करेगा, वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आप कहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो कि फोर्स का डायरेक्शन ऑन अ चार्ज होता है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रख दूंगा तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो रिवर्स सिम्प में लग रही होगी। ऐसे देख लो, मिसाल के तौर पे ये आपके पास है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई हुई है। अगर मैं यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि यहां पॉजिटिव साइड होगी, यहां नेगेटिव साइड होगी। पॉजिटिव साइड इसे रिपेल करेगी, नेगेटिव साइड इसे अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा फोर्स के पैरेलल आ रही है? नहीं आ रही। आप बोलोगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो जल्दी से। अब हम इससे रिलेटेड माजी में आए हुए 1 से 2 सवाल करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जितना कॉन्सेप्ट अब तक हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड आपके सामने 2 सवाल लिखे हुए हैं। पहला पूछा गया यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2000, इसको मैं जरा सीधा कर लूं, 2009 में, और दूसरा पूछा गया है नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2018 में। कहता क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपके पास जो ये डायरेक्शंस होती हैं, इसमें ये नॉर्थ रहती है, ये साउथ रहती है, ये ईस्ट रहती है और ये आपके पास वेस्ट रहती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन दिया हुआ है टुवर्ड्स वेस्ट। यानी कि पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे उसने वैल्यू भी दी हुई है। ई की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब आगे चलने से पहले एक बात तो आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी कि इसका मतलब इस पॉइंट पर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और इस पॉइंट पर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉजिटिव से अवे होती हैं, नेगेटिव के टुवर्ड्स होती हैं। और आसान भाषा में मान लो आपको डायरेक्शन बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। भाई मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां रख के छोड़ देता हूं, टेस्ट चार्ज जिस सिम्प्ट में जाएगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? भाई टेस्ट चार्ज को यहां रख के छोड़ेगा, पीछे वाला टेस्ट चार्ज को आगे धक्के मारेगा, आगे वाला टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाएगा, तो टेस्ट चार्ज जैसे जाएगा तो बस वही डायरेक्शन हो गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आगे, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस दैट एक्ट्स ऑन चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। अब देखो आपको कह रहा है आपने यहां पे एक चार्ज रखा, मान लो इस चार्ज की वैल्यू आपको कहता है कितनी है? +2 माइक्रोकूलम। और कहता है आपने यहां पे कोई एक चार्ज रखा, इसकी वैल्यू कितनी है? -5 माइक्रोकूलम। इसको मैं कह देता हूं चार्ज Q1, इसे मैं कह देता हूं चार्ज Q2। आपको कह रहा है दोनों के ऊपर लगने वाली फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बताओ और डायरेक्शन भी बताओ। पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं। हमें यह बात पता है F बराबर है Q टाइम्स ऑफ E के। आपने जिस चार्ज को रखा है फोर्स एक्सपीरियंस कराने के लिए उसका मैग्नीट्यूड आएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आएगी। अगर मैं यहां पे F1 की बात करूं, F1 मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज नंबर 1, तो आप बोलोगे सर चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू रखेंगे। तो चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 माइक्रोकूलम, गोया के 2 इंटू 10 की पावर -6। बोला ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपके पास? 10 की पावर 5। तो बेसिस आर सेम, पावर जेड हो जाएंगी। -6 + 5 कितना होता है? माइनस का 1। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, क्या बन गया? 2 इंटू 10 की पावर -1
न्यूटन। सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 0.2 न्यूटन। बोला ठीक है। अब देखो अगर मुझे F2 की वैल्यू चाहिए, F2 मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज नंबर 2, आपने फिर से बोला भाई यहां पे Q की वैल्यू क्या है, Q2 है और E हो जाएगा। Q2 कितना है आपके पास 5 माइक्रोकूलम। सर माइनस साइन नहीं लगाएंगे, आप लगा सकते हो, लेकिन वो क्या बताएगा वो बताते हैं अभी। 5 × 10⁻⁻⁶, क्यों? क्योंकि 5 माइक्रोकूलम है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, और E आपके पास कितना है, E आपके पास है 10⁵। बेसिस आर सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। -6 + 5 कितना होता है, -1, तो ये बन गया जनाब 5 × 10⁻⁻1, ये हो गया आपके पास 0.5 न्यूटन। बोला ठीक है। अब देखो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस कि भाई चार्ज नंबर 2 के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है 0.5, चार्ज नंबर 1 पे फोर्स कितनी लग रही है 0.2 न्यूटन। अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो आपका चार्ज 1 कैसा है, पॉजिटिव है। अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं। तो गोया कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो ऐसे लग रही होगी। तो आप बोलोगे दिस इज, जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, आप बोलोगे 0.2 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में लग रही है, ड्यू वेस्ट, क्योंकि सवाल वाले ने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में पूछा हुआ है, तो आपने बोल दिया ड्यू वेस्ट, यानी कि वेस्ट की डायरेक्शन में ही लग रही है इसके ऊपर फोर्स। अगर वो लेफ्ट राइट करता तो हम भी बता देते कि भाई लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन चूंकि उसने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का कॉन्सेप्ट दिया तो हम भी उसी टर्म में आंसर करेंगे। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर जो फोर्स लगती है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। वो यहां पे आप लगाओगे तो ऐसे फोर्स लग रही है, तो आप बोलोगे भाई Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या है 0.5 न्यूटन। आगे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की सिमत में, इस सिमत में लग रही है। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। अब मैंने आपको कहा था साइन प्लेस नहीं करना, वरना साइन प्लेस करने से क्या होगा, देखो ये जो आपके पास फोर्स है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, साइन आपको सिर्फ वैल्यू बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। क्या मतलब सर, देखो अगर मैं यहां पे साइन रखता मिसाल के तौर पे प्लस साइन, तो यहां पे आंसर क्या आता, प्लस आता। इसका मतलब यह कह रहा है कि फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो एफ कहां से कैलकुलेट किया है, इसके मतलब अगर आपको ये समझना है थोड़े से, अगर आपके वेक्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो समझ में आ जाएगा। अगर एफ की वैल्यू यहां पॉजिटिव आ रही है तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एफ और ई आपस में एक डायरेक्शन के अंदर है। जब आप यहां पे एफ की वैल्यू F2 कैलकुलेट करते, यहां माइनस साइन पुट करते तो यहां माइनस साइन आता। आप बोलते एफ की वैल्यू आ रही है नेगेटिव ई के मुकाबले में, क्योंकि आपने ई क्या रखा हुआ है, ई आपने रखा हुआ है पॉजिटिव 10⁵। तो जब एफ यहां पे नेगेटिव आता तो ये बता रहा होता कि एफ की डायरेक्शन ई के मुकाबले में ऑपोजिट सिम्त में आ रही है। तो वो देखो यहां से ही पता चल रहा है, ई यहां पर है, एफ यहां पे लग रहा है, यानी कि ये आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली F1 फोर्स ऑन चार्ज 1, दिस इज F2 फोर्स ऑन चार्ज 2। तो नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, चलो आगे देखो अब जरा सवाल। अब देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, लेकिन इसके लिए आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। हम पढ़ाते हुए कह देते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है, नहीं होता वो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रही, फोर्स यहां पे ये आ रही, फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन होता है अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। नेगेटिव चार्ज को रख देगा तो मसला हो जाएगा। बोला ठीक है, चलो आगे चलो। फिर मैंने यह भी बताया कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द सोर्स और टुवर्ड्स द सोर्स नेगेटिव के लिए क्यों होती है, क्योंकि आप टेस्ट चार्ज के थ्रू ये काम करते हो, और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। अब देखो आगे कहते हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन सस्पेंड अ ड्यूटिरॉन। ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। ये नस की तो मैंने एक मिसाल ली है, वरना बहुत सारे, मतलब आपको तकरीबन हर बोर्ड की किताब के अंदर एग्जांपल्स में या एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम में इस टाइप का सवाल मिलेगा। किस टाइप का, कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको आपने सस्पेंड किया हुआ है फ्रीली इन एयर। वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, यहां इन्होंने ड्यूटिरॉन लिया हुआ है, वो कहीं अल्फा पार्टिकल होगा, कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं पे प्रोटॉन होगा, कहीं पॉजिट्रॉन होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल वो चिपका देंगे और हो सकता है। तो आप एक सीख लो, सारे कर लोगे। ड्यूटिरॉन क्या होता है, देखो मेरा बेटा, आपके पास हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम या ट्रीटियम, आप जो भी उससे कहते हो। एक आपके पास होता है H11, एक आपके पास होता है H12, एक आपके पास होता है H13। तो ये जो होता है ना, इसको आप कहते हो ड्यूटीरियम। इस ड्यूटीरियम का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं ड्यूटिरॉन। ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, इसके न्यूक्लियस को हम कहते हैं
क्या कहते हैं? ड्यूटेरॉन। बोला ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, गौर से सुनना, अब ड्यूटेरॉन की बात चल रही है, तो ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। कहां से पता चला? यहां से पता चला। यह है ना मास नंबर, इस मास नंबर से पता चलता है कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। तो मिला के दो चीजें हैं मतलब न्यूक्लियस के अंदर, तो एक प्रोटॉन है तो 2 - 1 पीछे एक न्यूट्रॉन होगा, यानी कि देखो ये होता है प्रोटॉन नंबर, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन हो गया, 3 में से 1 निकाल दो, इसका मतलब यहां पे 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। ऐसे पता चलता है। देखो एक प्रोटॉन है और यहां पे 1 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही प्रोटॉन है, यहां पे 0 न्यूट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ऐसे पता चलता है। ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में ड्यूटेरॉन में एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। अगर मैं इस ड्यूटेरॉन के मास की बात करूं तो ड्यूटेरॉन का जो मास है वो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास से मिलकर बनेगा। भाई ड्यूटेरॉन क्या है? ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस। तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो जो प्रोटॉन का मास है उसको जोड़ ले भाई जो न्यूट्रॉन का मास है उसके अंदर। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास को जोड़ने से आता है ड्यूटेरॉन का मास, जो कि इन्होंने यहां दिया हुआ भी है 3.2 × 27 किलोग्राम। ये ऐसे आता है, आप करके भी चेक कर सकते हो। सिमिलरली जो ड्यूटेरॉन का चार्ज है वो इन्होंने नहीं दिया हुआ, वो एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। भाई न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है। न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम पे अगर आपने चार्ज कैलकुलेट करना है तो न्यूक्लियस में 2 ही चीजें, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। अभी न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है क्योंकि उसका नेट चार्ज 0 होता है, तो एक प्रोटॉन वाला चार्ज होता है, इस पे गोया के प्लस ई, गोया के प्लस 1.6 × -19 कूलम। अब जरा यहां पे आप ना बात को समझिएगा। कह रहे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन सस्पेंड अ ड्यूटेरॉन ऑफ मास दिस मच फ्रीली इन द एयर। अब जरा कॉन्सेप्ट का फील लो। देखो मान लो यहां पे मेरे पास ये ड्यूटेरॉन भाई साहब है। अभी ड्यूटेरॉन का कोई मास है? जी सर लिख के दिया हुआ है, मास तो है। और ये पूरी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे मैं आपको छत से फेंक रहा था, आप नीचे जा रहे थे, गोया अगर मैं ड्यूटेरॉन को छोड़ दूंगा वो भी नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि अर्थ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और जो अर्थ फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है कूलम्बियन फोर्स, कूलम वाली फोर्स, ये दोनों फील्ड फोर्सेस हैं। इसके लिए बॉडीज का इन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, जहन में रखिएगा। तो नीचे की तरफ इसके ऊपर क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है, W = mg वाली फोर्स। बोला ठीक है सर। और इस ड्यूटेरॉन का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि भाई ड्यूटेरॉन क्या है? ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, प्रोटॉन्स के होने की वजह से। ये ध्यान में रखनी है सारी बातें, इसका फायदा अभी नजर आएगा। अब इसको अगर आपने नीचे गिरने से बचाना है, इसको अगर आपने नीचे गिरने से बचाना है, तो इसका मतलब आपने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगानी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाड़ में गई अभी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी। अरे भाई देख, ये मार्कर है, मान ले ये ड्यूटेरॉन है, ये नीचे गिर रहा है ना, जैसे छोड़ा नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसका वेट इसे नीचे बुला रहा है। अगर मुझे इसे नीचे गिरने से बचाना है तो मुझे ऊपर की सिम्प में फोर्स लगानी है। तो भाई ये वेट नीचे लग रहा है, मुझे फोर्स कहां लगानी है? ऊपर लगानी है। अब देखो ये पार्टिकल कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। इसका मतलब अगर फोर्स मुझे इलेक्ट्रिक वाली ऊपर लगानी है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे क्रिएट करनी पड़ेगी। भाई अगर ये नेगेटिव होता तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स क्रिएट करनी पड़ती। भाई सी कॉन्सेप्ट सीख ले, देख लाजमी नहीं है वो ड्यूटेरॉन दे, वो कल को इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है यहां पे, तो कॉन्सेप्ट सीख ले। मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्लियर है, और मुझे फोर्स लगानी है ऊपर की तरफ। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता मुझे तब भी फोर्स ऊपर ही लगानी होती। क्यों? अबे देख भाई, इसका वेट इसे कहां बुला रहा है? नीचे। मुझे इस वेट को बैलेंस आउट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए ऊपर की सिप में फोर्स लगानी है, तभी तो ये सस्पेंड करेगा। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? एक जगह पे अटके रहना, एक जगह पे रुके रहना। ये कैसे रुकेगा वरना? तो मुझे अगर इसे एक पॉइंट पे सस्पेंड करना है, रोकना है फ्रीली इन द एयर, तो जो वेट नीचे लग रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर फोर्स लगानी है, और वो काम मैं करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेट करना। यहां पे सवाल में भाई ने कहीं नस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पूछा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ सकता है। क्या? अभी ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने फोर्स ऊपर की सिम्प लगानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे लगने का मतलब क्या है? यहां पे आपको एक पॉजिटिव प्लेट लगानी होगी और यहां पे आपको एक नेगेटिव प्लेट लगानी होगी।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऊपर की सिंक में। अब देखो ऐसे भी समझ सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट इसे अपने पास बुलाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे से पॉजिटिव प्लेट इसे ऊपर धक्का देगी, तो नेट फोर्स ऊपर लग गई। अब सोचो इसी सवाल में ड्यूटेरॉन की जगह होता, कैलकुलेशन तो कर लेंगे, वो सेकेंडरी स्टेप है, पहले कॉन्सेप्ट का फील लो। यहां पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन होता, मैं यही सवाल दूं आपको इलेक्ट्रॉन से, क्या करोगे भाई? इलेक्ट्रॉन को फ्रीली सस्पेंड करना है, पता चल गया भाई इलेक्ट्रॉन का वेट इसे कहां बुला रहा होगा? डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg। मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगानी है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब आपको पता है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। इसका मतलब अगर आपको ऊपर की सिम्प में फोर्स लगानी है तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी होगी वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये समझ लेना, अच्छे से पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगी, ऐसे नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। अब देखो ऐसे क्रिएट करने का मतलब ऊपर क्या होगा आपके पास? यहां आपके पास होगा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या होगा? यहां होगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे समझ लो भाई ये नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव चाहिए ताकि वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुलाए, नीचे नेगेटिव चाहिए ताकि वो नेगेटिव को रिपेल करे। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ इसको सस्पेंड करने के लिए, रोकने के लिए एक जगह पे। क्लियर है? चलो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये भाई सब चले गए, चलो 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 चल भाई मिट जाए जल्दी से, शाबाश। चलो अब देखो हमारे पास क्या है। अब अगर ये यहां पे रुका हुआ है तो इसका एक ही मतलब है, वो एक ही मतलब क्या है कि ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स बराबर है जब ये यहां पे रुका हुआ है। तो आपने कहा भाई ड्यूटेरॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, ये छोटा सा ई शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को, वो बराबर है ड्यूटेरॉन के वेट के। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? Q मल्टीप्लाई बाय E। वेट का फॉर्मूला क्या रहता है? M मल्टीप्लाई बाय G। क्या चाहिए भाई? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको E का वैल्यू चाहिए भाई साहब? बोला सर चाहिए। E इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय Q। E इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय Q। क्लियर हो गया भाई साहब? बोला सर क्लियर हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो भाई इसका रट्टा नहीं मारना। बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, जब मैं एप्टीट्यूड की क्लासेस भी पढ़ाता हूं बच्चों को कहता हूं रट्टा नहीं मारो, मैं आपको इसी सवाल के अंदर वेरिएशन लाके रोने पर मजबूर कर सकता हूं। रट्टा नहीं मारो। वजह, अभी देखो यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, फॉर्मूला है। अभी मैं बोलूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे आएगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस अंदाज में स्टैब्लिश हुई है कि ऊपर की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट कर रही है। तो अभी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी ना वो कुछ और होगी, और अगर मैग्नेटिक फोर्स भी है जो कि पार्शियल वेट को सपोर्ट कर रही है, उस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ और आएगी। तो फिजिक्स को सीखने पे तवज्जो दो, फिजिक्स को याद कभी भी नहीं करो, सीखो यहां हमने क्या किया है, ठीक है। E इज इक्वल टू mg अपॉन Q हो गया, बस अब तो सवाल सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं करना। मास ऑफ ड्यूटेरॉन कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको भाई 3.2 पावर माइनस 27 किलोग्राम। और G कितना है? G की वैल्यू नहीं गिवन तो 10 ले लेते हैं भाई। अपॉन में Q कितना है? Q गिवन है 1.6 पावर माइनस 19। बोला ठीक है सर, सॉल्व करें आगे। ये हो गया 1.6 वन जा, ये हो गया 1.6 टू जा। आगे चले। E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 26। भाई जब ये माइनस 27 और ये प्लस 1 कितना हुआ? माइनस 26। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19। माइनस 26 प्लस 19 क्या हो गया आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। और आप साथ डायरेक्शन भी बताना, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये है पूरा आंसर, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? सेम चीज अगर मैं आपको बोलता कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन सस्पेंड अ नेगेटिव चार्ज, सुनना गौर से, दैट कैन सस्पेंड अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मास दिस, और चार्ज में बोलता 1.6 पावर माइनस 19 कूलम है, फ्रीली इन एयर। तो अब यही सवाल है लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने ये सेम क्वेश्चन अटेंड करना है इलेक्ट्रॉन के साथ और प्रोटॉन के साथ और अल्फा पार्टिकल के साथ। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 और चार्ज तो 1.6 पावर माइनस 19 होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 पावर माइनस 27 और चार्ज 1.6 पावर माइनस 19 होता है। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कि 3.2 पावर माइनस 19 होता है। और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 6.4 पावर माइनस 27 होता है, यानी कि प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। ठीक है, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। साथ ही साथ आपको स्क्रीन के ऊपर एक सवाल नजर भी आ रहा होगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है इसके अलावा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो टॉपिक कंटिन्यूटी में चल रहा है, अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ
पॉइंट सोर्स चार्ज, ठीक है। पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। क्या मतलब सर, अभी बताते हैं। यहां मान लो आपके पास एक सोर्स चार्ज है, बोला ठीक है सर, और एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई भी होगी, बोला सर हुई भी होगी। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस सोर्स चार्ज से कुछ r डिस्टेंस के ऊपर मैंने इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज ला करके रख दिया। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अभी हम ये भी देखेंगे कि टेस्ट चार्ज का बहुत चुनना सा होना जरूरी क्यों है। भाई डिटेल लेक्चर सीरीज है ना, सब पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सही है। किसी भी बोर्ड के हो आप, अपने बोर्ड की किताब पढ़ो, आपको आपके कॉन्सेप्ट का फील आएगा। इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे कुछ फासले डिस्टेंस r के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज तो चुनना सा चार्ज है, उसकी अपनी कोई औकात नहीं है, इसकी अपनी फील्ड ना होने के बराबर है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो बताइए, तो भाई वो ये होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। सर कैसे पता चला ये डायरेक्शन है? भाई देखो, ये जो टेस्ट चार्ज है ये अपने ऊपर फोर्स कहां लगती महसूस करेगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा, बोला ठीक है सर ये हो जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, बोला ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, जरा कैलकुलेट तो करके बताओ। आपने बोला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। गोया ये फोर्स है जो इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है। मैंने बोला बिल्कुल कर रही है सर। ये सोर्स चार्ज टेस्ट पे लगा रहा है और यही फोर्स टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पे लगा रहा है। हालांकि ये बहुत चुनना और ये बहुत मोटा सा चार्ज है, उसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे पर एक बराबर फोर्स लगा रहे हैं, बोला ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज डिफाइंड बाय इज इक्वल टू F अपॉन Q0। यही पढ़ा है आपने, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि आपने अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है तो कैसे निकालते हैं, जो फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है डिवाइडेड बाय जो भी टेस्ट चार्ज की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय F। बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने बोला भाई 1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय F की वैल्यू यहां से लाके पुट कर दो, ये हो जाएगा जनाब हमारे पास KQ इंटू Q0 डिवाइडेड बाय r²। बोला ठीक है, जो आपको मरता नजर आ रहा है मार दो। सर मार दिया, Q0 से Q0 मर गया, बोला सर मर गया। आपके पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू या फॉर्मूला क्या आता है, KQ डिवाइडेड बाय r²। इसको अपने पास नोट कर लेना। ये आपके पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। सर पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये एक चार्ज, ये पॉइंट चार्ज से मुराद चुनना सा चार्ज नहीं होता। पॉइंट चार्ज से मुराद ये होता है, जैसे मिसाल समझना, हम कहते हैं ना कूलम का लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल है। ये पॉइंट चार्ज होता क्या है, मान लो यहां पे आपके पास एक चार्ज है, यहां पे आपके पास एक चार्ज है, इन दोनों के दरमियान में कुछ डिस्टेंस r है। तो ये जो Q1 और Q2 है ना, इनको आप पॉइंट चार्जेस मानते हो अगर Q1 का अपना साइज और Q2 का अपना साइज बहुत छोटा है। मतलब Q1 Q2 का साइज बहुत छोटा है, किसके मुकाबले में, R के मुकाबले में। देखो अमूमन हम ये डिस्टेंस कितना लेते हैं, हम ये डिस्टेंस बड़ा सा ले रहे होते हैं। ये डिस्टेंस कितना लेते हैं, कभी 2 सेंटीमीटर, कभी 1 सेंटीमीटर, ऐसे लेते हैं। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 10 की पावर -2 मीटर। और ये जो Q1 Q2 होता है, ये क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इतना छोटा मास है। यानी कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज जिसका अपना साइज बहुत छोटा होता है इनके दरमियान में डिस्टेंस की मुकाबले में। ऐसे चार्जेस को आप पॉइंट चार्जेस कहते हो। तो कूलम लॉ बेसिकली पॉइंट चार्जेस के लिए है। पॉइंट चार्ज ना हो तो क्या होगा, उसकी आपके लेवल पे भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आ जाए इधर। तो ये एक पॉइंट चार्ज है। इस एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इस पॉइंट से मिलती है। अब आप यहां से देखो तो ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू KQ अपॉन r²। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पर, K पर, डिपेंड कर रही है सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे या पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, डिपेंड कर रही है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज पे। क्या मतलब भाई इसका मतलब ये, अगर आपके पास यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, बोला ठीक है सर, इससे आपके पास एक सर्टेन डिस्टेंस है x, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है E। तो आप इसी पॉइंट चार्ज से अगर थोड़ा सा आगे चले जाओ
और मान लो अब जो आपका डिस्टेंस है वो 3x है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो E नहीं होगी, E के मुकाबले में कम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ में कर चुके हैं पहले लेक्चर में कूलम लॉ के। क्या मैंने बोला भाई, ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है, कोई सा भी हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये तय करेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज है या टुवर्ड्स द चार्ज है। इस पॉइंट पर या एक सोर्स चार्ज है, उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड है वो यहां से मिलता है, KQ/R²। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है R के ऊपर। R क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान का नाम है। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से लेके जिस पॉइंट पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होती जाएगी। बोला ठीक है सर। जैसे अगर एक सोर्स चार्ज है Q, उससे x डिस्टेंस के फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो अगर आप 3x हो गए, यानी कि आपने पहले के मुकाबले में डिस्टेंस को देखो 3 गुना बढ़ा दिया, डिस्टेंस पहले के मुकाबले में सोर्स चार्ज से 3 गुना बढ़ गया। तो जब डिस्टेंस आपका 3 टाइम्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स कम हो जाएगी। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E/9 होगी, अगर यहां पे E है। ये सारी चीजें हमने कूलम्स लॉ में पढ़ी थी, इसलिए मैं यहां पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो 3 गुना डिस्टेंस बढ़ाने पर 3 का स्क्वायर, क्योंकि ER² पे डिपेंड कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर कम हो जाएगी, गोया कि E/9 हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q पे भी डिपेंड कर रही है। Q मतलब सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है। गोया कि अगर आपके पास, गौर से सुनना, ये पॉइंट है, इससे x डिस्टेंस के फासले के ऊपर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। गौर से सुनना। अब आपने क्या किया, गौर से सुनना, आपने वापस x डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी, लेकिन आपने यहां पे जो आपका सोर्स चार्ज था इसको दुगना कर दिया। पहले वो Q था, अब आपने क्या कर दिया? 2Q कर दिया। तो पहले देखो, सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस के फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे E थी, अभी भी आप x डिस्टेंस की दूरी पे निकाल रहे हो, लेकिन आपने सोर्स चार्ज को बढ़ा दिया है, आपने सोर्स चार्ज को 2 कर दिया, मतलब 2 टाइम्स कर दिया। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि नजर आ रहा है E Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोर्स चार्ज जितने गुना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट उतने ही गुना या उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बोला ठीक है सर। सिमिलरली आपको नजर आ रहा है E K पे डिपेंड कर रही है। K कूलम्स कांस्टेंट था, डिटेल में बहस की थी हमने कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू इन द केस ऑफ एयर क्या होती है? 9 × 10⁻9 होती है। लेकिन जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है बिटवीन द चार्जेस, तो उसकी वजह से आपके पास जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज होता है वो डिक्रीज हो जाती है। हमने ये पढ़ा था कि अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक सर्टेन फोर्स F एक्सर्ट कर रहे हैं, आपने दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो अब जो नई फोर्स होगी वो पहले के मुकाबले में εr टाइम्स कम हो जाएगी। और हमने ये भी देखा था कि जो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी εr टाइम्स कम हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे, चूंकि E K पर डिपेंड कर रही है, E का इन्हिसार भी कूलम कांस्टेंट पर है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो E है वो भी εr टाइम्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास यहां पे एक सोर्स चार्ज है Q, इससे कुछ डिस्टेंस x के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी और उसकी वैल्यू आपके पास आई E के बराबर, और अभी आपने जब कैलकुलेशन की थी तो यहां पे आपके पास एयर था मीडियम या फ्री स्पेस मीडियम था, जिसके लिए εr की वैल्यू 1 होती है। तो जब आपने दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, अभी सेम सोर्स चार्ज है और आप अगेन x डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन अब दरमियान में आपके पास एयर नहीं है, अब यहां पे आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया। और डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट होने से क्या होता था? पोलराइजेशन का फिनोमेना होता था, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को काट रही होती थी। तो इस पॉइंट पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वो E थी, अब वो E डिवाइडेड बाय εr हो जाएगी। मेरे बच्चे, अगर इस कॉन्सेप्ट में जरा सा भी मसला हो रहा है तो कूलम्स लॉ देख लो। कूलम्स लॉ में मैंने 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के बड़े बड़े लेक्चर बनाए हुए हैं, जिसमें ये सारे सवाल मैंने बहुत तफसील से कराए थे। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के मुकाबले में εr टाइम्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? देखो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ना अलग से कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जो फैक्टर्स आपने फोर्स के पढ़े थे वही सारे फैक्टर्स E के भी हो गए। क्लियर है? तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वही सारे पैरामीटर है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए कम होती जाएगी। फिर मैंने बताया कि ई क्यू पे डिपेंड करता है। जब आप सोर्स चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे तो उससे कुछ फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम प्रोपोर्शन पे बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपने सोर्स चार्ज को 3 गुना बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 3 गुना क्या होगी, बढ़ जाएगी। तीसरी चीज मैंने बताई कि जो सोर्स चार्ज है और जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, इन दोनों के दरमियान में अगर एयर या फ्री स्पेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर अगर आपने मतलब आपने सोर्स चार्ज को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा, यहां सोर्स चार्ज है और इसको एक डाइलेक्ट्रिक में भर दिया, मतलब मान लो पानी के अंदर एक चार्ज रखा और इससे कुछ फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। इसका बल्कि मुझे एक सवाल भी याद आया, 2024 में या 2023 में नम्स के पेपर में एक सवाल पूछा गया था। आगे चलते हैं, उससे पहले सवाल याद आ गया, वो लिख लो अपने पास। सवाल ये था कि जो पानी में डालने पर जो सॉल्ट है ना, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में अलग अलग हो जाता है, मतलब डिसएसोसिएट हो जाता है। भाई NaCl एक बॉन्ड बनाया हुआ होता है सोडियम क्लोराइड, वो बॉन्ड टूट जाता है। क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब आप पानी में डालते हो तो इस Na और Cl के दरमियान में एयर नहीं रहती, अब वाटर एज ए मीडियम आ जाता है जो कि डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग मीडियम है। प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, मैंने बिल्कुल सही बोला, गलत नहीं बोला, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो होता क्या है, जरा कॉन्सेप्ट ऑफ फील लेना रियल लाइफ के अंदर। आपके पास जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस होती है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाती है। जो प्योर वाटर रहता है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 होता है, तकरीबन रफली स्पीकिंग 80 होता है। तो गोया के सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जब पानी में जाता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान में वाटर एज डाइलेक्ट्रिक आता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो फोर्स है, वो 80 टाइम्स तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। Na और Cl एक दूसरे के साथ चिपके नहीं रह पाते क्योंकि फोर्स क्या होती है, कम हो जाती है। सही है, ये प्रैक्टिकल था। खैर, ई डिपेंड कर रहा है इन सब चीजों पे, बोला सर कर रहा है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। आप देखो कहीं फॉर्मूले में नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहा। किसी भी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, गेटिंग माय पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अभी उस पॉइंट पे फोर्स कितनी लगेगी चार्ज के ऊपर वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है। क्या मतलब सर, देखो मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। समझना जरा, अभी मैं यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखता हूं, मान लो 2 कूलम का टेस्ट चार्ज रखा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, आप बोलोगे Q मल्टीप्लाई बाय E, तो 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम फोर्स लगेगी। या और आसान कर लो ना, 10 कर लो उसको सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूं यार इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, आप बोलोगे Q यानी कि इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय E यानी कि इसकी वैल्यू, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, गोया कि इसके ऊपर फोर्स 20 लगेगी। और अगर मैं यहीं पर एक चार्ज रखूं, मान लो 40 कूलम का चार्ज, भाई रख सकता हूं ना, मेरी मर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई भी चार्ज रखता रहूं। 40 कूलम का चार्ज रखा, इसके ऊपर फोर्स कितने लगेगी, Q मल्टीप्लाई बाय E। Q कितना है 40, E कितना है 10, तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 400 न्यूटन आया आंसर। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है जनाब वो 20 न्यूटन लग रही है, इस पर जो फोर्स लग रही है वो मेरे पास 400 न्यूटन लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। यहां देखो लिखना आ रहा है, कहीं Q0 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे आपको इस फॉर्मूले में Q0 नजर आ रहा है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q0 पे डिपेंड कर रही है टेस्ट चार्ज पे, नहीं कर रही। क्यों? ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया है, क्योंकि F के अंदर भी ये Q0 था, एक Q0 ये था, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अपने पास नोट कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन 3 थिंग्स: सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, मीडियम और कितना डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से उस पॉइंट का। इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं डिपेंड करती टेस्ट चार्ज के ऊपर कि टेस्ट चार्ज की क्या वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हुए उस पर डिपेंड नहीं करती, बस छोटी होनी चाहिए। बड़ी होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते आप उस पॉइंट पे।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट डू नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और कुछ चीजें बताते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल से और साबित करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। अभी एक और तरह समझते हैं। अभी आपने क्या देखा, आपने कहा कि अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें किसी भी एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपने क्या ड्राइव किया, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी को किताब में आप ऐसे भी लिखा देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऐसे भी लिखा देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसके ऊपर चूंकि मैं पहले ही बहुत बात कर चुका हूं ऑलरेडी पिछले 5-6 लेक्चर में, इसलिए मैंने उसको नहीं खोला था। अब आपको ये सारी बातें पता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब हम इस पे मंजन बेच चुके हैं। ठीक है, अब मान लो मैं आपको एक सवाल कहता हूं, मैं कहता हूं यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो एक पॉइंट के ऊपर जो कि 80 सेंटीमीटर के फासले पर है एक सोर्स चार्ज से, जिसकी वैल्यू मान लो हमारे पास है, लेट से हमारे पास वैल्यू है 40 माइक्रोकूलम। क्या वैल्यू है, मतलब आपके पास कोई सोर्स चार्ज है, उसकी वैल्यू है 40 माइक्रोकूलम, उससे 80 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे भाई, आप बोलोगे भाई E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या इसने हमें बताया कि एयर के अलावा कोई मीडियम है, नहीं बताया। इसका मतलब के की वैल्यू आंखें बंद करके 9 इंटू 10 पावर 9। सोर्स चार्ज की वैल्यू क्या दी हुई है, 40 माइक्रोकूलम, गोया कि 40 इंटू 10 पावर -6 अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस, कहां से कहां तक का, भाई ये सोर्स चार्ज है आपका 40 माइक्रोकूलम वाला, इससे 80 सेंटीमीटर के फासले पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। इधर यहां कैलकुलेट कर रहे हैं। बोला ठीक है सर, तो आपने बोला भाई साहब 80 सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, डिवाइड बाय 100। उस 100 को ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 और ऊपर क्या हो गया भाई साहब, स्क्वायर हो गया। बोला सही है सर। 9 में से आपने ये 6 निकाला तो पीछे क्या बच गया भाई, 3 बच गया। इसको मैंने लिखा 9 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 पावर 3। सर ये 4 इंटू 10 कैसे हुआ भाई, 40 को खोल के लिख दिया। बोला सही है। 9 में से 6 निकाला 3। देखो इधर 80 इंटू 10 पावर -2 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 10 पावर -1 और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो सही है। ये हो गया आपके पास 4 9 36 और ऊपर आ गया 10 की पावर 4 अपॉन में 8 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 8 का स्क्वायर आपके पास रहता है जनाब 16। बोला सही है। और 10 पावर -1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 10 पावर -2 होता है। बोला सही है सर। सॉल्व करो। 4 4 होता है 16, 4 9 आपके पास क्या होता है 36 होता है। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये बनता है आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। 4 में 2 को ऐड किया तो 6 हो गया, ये हो गया 10 पावर 6। 4 को और 9 को कैंसिल करना है, 4 2 होता है 8, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, डेसिमल लगाया हुआ है। फिर से 4 2 8 होता है, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, ये आ गया आपके पास 2.25। तो गोया बन गया 2.25 इंटू 10 पावर 6। इसको मिटा दो यहां से, न्यूटन पर कूलम। गोया के मेरे बच्चे इस पॉइंट पर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 2.25 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब मुझे अब आप एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट पर ये जो आपका सोर्स चार्ज है 40 माइक्रोकूलम का, इससे 80 सेंटीमीटर के फासले पर, गोया इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसी टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा? नहीं। तो यही तो बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट in the electrical field due to a point source charge is independent of the value of test charge। क्योंकि डेरिवेशन में भी देखा था Q0 से Q0 मर गया था। हां, लेकिन इस पॉइंट पर जो मैं चार्ज रखूंगा वो अपने ऊपर ताकत कितनी महसूस करेगा, ये डिपेंड करेगा उस चार्ज की वैल्यू पे। अगर मैं 1 कूलम का चार्ज रखूंगा तो वो छोटी फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, अगर मैं 10 कूलम का चार्ज रखूंगा तो वो बड़ी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मैं एक मोटे ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में भेजूं एक पतले ऑब्जेक्ट को, क्या अर्थ दोनों पर एक बराबर फोर्स लगाएगा? नहीं। हालांकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो दोनों की एक बराबर होगी।
लेकिन अर्थ दोनों पे वेट अलग अलग लगाएगा कि वो W इज इक्वल टू mg होता है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे यहां पे क्या है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। हालांकि इस पॉइंट पर E दोनों चार्जेस के लिए 1 कूलम 10 कूलम के लिए एक बराबर है, लेकिन फोर्स दोनों पे अलग अलग लगेगी। बिल्कुल वैसे ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों के लिए एक बराबर होगी, लेकिन W इज इक्वल टू mg से आप देखोगे तो मास अलग अलग होने की वजह से अर्थ दोनों के ऊपर जो वेट लगा रहा होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, छाप लो जल्दी से। आखिरी की छोटी सी बात करते हैं और वो जो मैंने शुरू में सवाल दिखाया था वो करते हैं, देन वी आर डन। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब सर? अभी समझते हैं। मान लो मेरे बच्चे यहां पे आपके पास ना एक, या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पे मान लो आपके पास जो एक चार्ज है ना वो मस्त रेस्ट में रखा हुआ है। इस चार्ज की वैल्यू Q है और इसका मास क्या है, M है। बोला ठीक है, और कुछ ना बताया जाए तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मस्त रेस्ट के ऊपर है, रुका हुआ है, आराम कर। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दी। मैंने क्या किया, यहां पे एक अदद इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दी। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करी इस डायरेक्शन में, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सर बिल्कुल करेगा। इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, दैट इज Q इंटू E, वही F इज इक्वल टू QE। बोला ठीक है सर। अभी ये रेस्ट में था, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी, भाई मान लो ये रुका हुआ है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो जब ये भाई साहब आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स लग रही है तो ये एक्सेलरेट होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू ma, फोर्स एक्सेलरेट करेगी। गोया कि ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब कुछ बढ़ के v मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो गोया के आपने ये बात जहन में रखनी है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब एक कांस्टेंट फोर्स लगेगी, और अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी एक्सेलरेशन जरा कैलकुलेट तो करो, तो कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? आप बोलोगे भाई a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। तो फोर्स इस पे कितनी लग रही है, Q इंटू E लग रही है, जो भी आपने कैलकुलेट किया, और इसका मास कितना है, m है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। बोला सर आ जाएगी। अब अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप सारी वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो जो काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए हो। Vf इज इक्वल टू VI प्लस A इंटू टी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो आपने प्रोजेक्टाइल में सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्योंकि वो सारा क्या था, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। क्या हमने कहीं पे वहां वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? नहीं, वो सब मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा था। तो ये सारी वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, बस खत्म। जहां जहां एक्सेलरेशन आ रहा है वहां एक्सेलरेशन आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, खत्म हो गई कहानी। बस ये थोड़ी सी चीज आपने ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड जो अब सवाल आया हुआ है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, गौर से देखिएगा। अब देखो मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने आज का जो टारगेट क्वेश्चन है वो मेंशन किया है। ये सवाल नस्ट 2026 में आया है। आपके जहनों में एक सवाल ये आएगा कि सर अभी तो 2026 खुद नहीं आया, तो नस्ट 2026 में सवाल कैसे आ गया? नस्ट पाकिस्तान के अंदर जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट करता है वो अभी तक 4 फेजेस में करता है। 2025 चल रहा है, 2025 के नवंबर में 2026 इनटेक का फर्स्ट राउंड हो चुका है। अगला राउंड नेट 2 जनवरी में है, उससे अगला राउंड मार्च अप्रैल में है, उससे अगला राउंड जुलाई के अंदर है, जबकि क्लासेस जाके बहुत बाद में शुरू होंगी। तो ध्यान में रखिएगा। सेकंड चीज, आपको ये किसी मटेरियल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी आया तो मैंने रिसेंट कंपाइल करके डाल दिया है। आज 8 दिसंबर को मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं, 2 हफ्ते पहले ये आया है, जो कि मुझे हमारे ही बैच के एक बच्चे ने रिक्रिएशन में बताया। चले, आपने सवाल को देखना है, फिर मैं इस सवाल से रिलेटेड आपके कोर्स में मौजूद 3 सवाल होमवर्क दूंगा, जो कि आपके अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो किस तरह से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को मैनिपुलेट करके, उन्हीं को चेंज करके आपसे आपका एग्जामिनर डिफरेंट चीजें पूछ रहा होता है। तसल्ली से सवाल को देखते हैं और सवाल को समझते हैं, एनालाइज करते हैं। कहता यह है, प्रोटॉन्स आर प्रोजेक्टेड विद एन initial speed of 6 km per second from a field free region into a region where E is equal to माइनस का 90 J कैप न्यूटन पर कूलम। कुछ वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए, नहीं तो मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो भाई साहब, ये आपका एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर रहता है आई कैप। ये आपका वाई है, वाई के लिए आपका रहता है जनाब जे कैप। नेगेटिव वाई के लिए माइनस जे कैप होता है। भाई इधर नेगेटिव वाई है तो इसके लिए माइनस जे कैप है।
इधर नेगेटिव एक्स है तो इसके लिए माइनस आई कैप है। इसी तरह यहां पे आपके पास जो आउटवर्ड है इसके लिए आपके पास पॉजिटिव जेड एक्सिस है, या आप कहते हो प्लस का के कैप है। ऐसे आपके पास जो इनवर्ड है इसके लिए नेगेटिव जेड एक्सिस है या माइनस का के कैप है। बोला ठीक है सर। अब आपको कह रहा है ये कि आपको ऐसे प्लेन बना के दिया हुआ है, आपने यहां से प्रोटॉन्स की एक स्ट्रीम फायर करी है, ऐसे प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ये ऐसे प्रोटॉन्स आ रहे हैं, इधर से ना ये प्रोटॉन्स आ रहे हैं, और नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे आपके पास जो है ना वो ऐसे समझ लो कि आपके पास ऐसे है, ऐसे एक प्लेन है, इस प्लेन के नीचे से ना यहां से आप ऐसे प्रोटॉन फायर कर रहे हो, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे नहीं है, ऐसे बड़ा सा इनफाइनाइट प्लेन है, इसके नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे डाउनवर्ड। कैसे पता चला? माइनस का जे कैप मौजूद है, ऊपर की तरफ होता तो प्लस का जे कैप होता, नीचे की तरफ है तो माइनस का जे कैप है, गोया कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, गोया कि ऊपर कोई पॉजिटिव साइड है और नीचे नेगेटिव है, तभी तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है माइनस का 90 जे कैप न्यूटन पर कूलम। बोला सही है। और आपने जिस वेलोसिटी से, जिस v0 से आपने इसको लॉन्च किया है उसकी वैल्यू दे दी 6 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v0 मेक्स एन एंगल थीटा विद द प्लेन। आपको कह रहे हैं जो आपका लॉन्च एंगल है ना थीटा, वो यहां से कितना है? वो v0 है। यानी कि ऐसे समझ लो, जब आपने अपने प्रोटॉन्स को ऐसे करके लॉन्च किया तो जिस वेलोसिटी वेक्टर पे आपने लॉन्च किया वो एंगल कितना बन रहा था? थीटा। तो आपके प्रोटॉन ऐसे उड़ता हुआ जाएगा और ऐसे आगे गिरेगा। क्यों सर, ऐसे क्यों होगा? याद करो, जब मैं फुटबॉल को लात मारता हूं, फुटबॉल को किक मारता हूं, तो क्या फुटबॉल सारी जिंदगी ऊपर जाता रहता है? नहीं, फुटबॉल ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। क्यों? क्योंकि फुटबॉल ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल वैसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वहां ग्रेविटेशनल फोर्स थी, यहां इलेक्ट्रिक फोर्स है। बोला ठीक है सर, याद आ गया। तो गोया प्रोटॉन ऐसे, ये डायग्राम भी बना के दी गई थी, प्रोटॉन ऐसे उड़ता हुआ यहां आएगा, मतलब इस पॉइंट से आपने लॉन्च किया और इस पॉइंट पे आके उसने स्ट्राइक कर दिया। बोला ठीक है, गोया कि ये आपके पास हो गया लॉन्च पॉइंट, ये हो गया टारगेट पॉइंट। यही कह रहे हैं प्रोटॉन्स आर टू हिट अ टारगेट दैट हैज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। आपको रेंज भी दे दिया कि भाई कितना दूर जाके हिट कर रहा है, 2 मिलीमीटर दूर जाके हिट कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये आपका रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बोला सही है। फाइंड द एंगल थीटा, इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। इग्नोर द ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट, यानी कि बोल रहा है ये मान के चलो कि जब ये प्रोटॉन भाई साहब सफर कर रहे हैं ना, ऐसे ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, जब ये प्रोटॉन भाई साहब सफर कर रहे हैं ना, तो ऊपर से नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है जो लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है। क्योंकि सोचो अगर ये बात ना लिखता तो फिर तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती ना, प्रोटॉन का मास भी तो है, तो वो उसकी वजह से वेट भी कहां एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। चलो मैं सब बताऊंगा कैसे करेंगे। उसने आपके ऊपर ये एक मेहरबानी और करी कि मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया और उसने आपको चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी दे दिया। बोला सर कोई मसला ही नहीं है। देखो, अगर मैं आपके सामने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लिखूं, रेंज का फॉर्मूला क्या है भाई? v0 स्क्वायर अपॉन g मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। हमें ये बात पता है अच्छे से। ये रेंज का फॉर्मूला आता कैसे? ये रेंज का फॉर्मूला हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू आता है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को थोड़ी सी मैथमेटिकल जगलरी करते हैं तो ये आता है, प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपको क्या रेंज गिवन है? यस सर गिवन है। क्या आपको v0 गिवन है? यस सर गिवन है। क्या g का वैल्यू आपको पता होता है? यस सर पता होता है। तो जस्ट पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। बोला सर आ जाएगा। यही किया बहुत सारे बच्चों ने उस शिफ्ट में और उनका आंसर गलत आया। क्यों सर? भाई थोड़ा सा दिमाग तो लगा ले। जब तुम फुटबॉल को किक करते हो फुटबॉल फील्ड में, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब फुटबॉल ऊपर जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। अब यहां पे जी नहीं होगा, यहां पे आप वो एक्सेलरेशन पुट करोगे जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस प्रोटॉन के पास आई होगी। ये जो जी का वैल्यू है आप कैसे निकालते हो? आप जी का वैल्यू निकालते हो W डिवाइडेड बाय M से। बोला सर ऐसे निकालते हैं, सही है। अब सेम चीज जब आप करोगे तो आप बोलोगे A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M। बोला सही है। अभी यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नहीं लग रही, ये तो इसने कहा हुआ है कि इग्नोर द ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट। तो आपके पास यहां पे फोर्स कौन सी लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? QE, और मास जो भी है वो आएगा। भाई यही है ना न्यूटन का सेकंड लॉ। तो मेरे बच्चे यहां जी नहीं रखेंगे, यहां पे ये वाला एक्सेलरेशन रखेंगे।
अब आप बोलोगे सर अगर यहां पे ना लिखा होता इग्नोर द ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट, और या वो ये कह देता कि कंसीडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू, फिर तो भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लग रही होती, बोला सर लग रही होती, तो यहां पे क्या लिखते फिर सर हम, फिर आप लिखते G प्लस A। क्यों? यहां पे आती इफेक्टिव एक्सेलरेशन, जिसमें से G फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती, और ये वाली जो A है ये किस वजह से होती, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होती। सही है। फिर अभी इसकी वेरिएशन और भी बताता हूं, टेंशन नहीं लेना। यह आ गया। अच्छा, तो यहां पे जी नहीं रखेंगे, यहां पे ये वाली एक्सेलरेशन रखोगे आप, क्योंकि भाई ये कौन सी एक्सेलरेशन आती है, जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी यहां पे वही एक्सेलरेशन आएगी। यहां पे ग्रेविटी तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कहां से लाएगा, ग्रेविटी वाली। तो ये वाली एक्सेलरेशन आएगी QE अपॉन M वाली। लाके पुट कर दो भाई, R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन G, तो नहीं आएगा यहां पे, G की जगह पे वो एक्सेलरेशन आएगी जो कि यहां प्रोड्यूस हो रही है, वो F अपॉन M से आई है, और F कितना है QE, और M आ गया एज इट इज। बोला सही है सर। साथ में आपके पास क्या आ गया भाई साहब, साइन 2 थीटा आ गया। बोला सही है। इस M ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा। अमूमी तौर पे इस तरह का सवाल मेडिकल में नहीं आता, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नस्ट का ये सवाल लिया, ताकि आपको पता चले कि जो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ना उनको कैसे 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 फ्रेम कर सकता है। ठीक है, अब ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको आप देखोगे तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय V0 स्क्वायर। डिवीजन में क्या आ गया, डिवीजन में आपके पास आ गया QE, साथ में आपके पास क्या आ गया, साइन 2 थीटा आ गया। अब साइन 2 थीटा को अकेला कर लो, सबको दूसरी तरफ ले जाओ। अब बोलोगे सर साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय QE डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, M इंटू V0 स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। चलो, रेंज कितनी दी है भाई, 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 पावर -3, क्योंकि मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.6 पावर -19। अगर मैं ये डेसिमल आगे मूव कर दूं तो बन जाएगा 16 इंटू 10 पावर -1, और 10 पावर -1 और 10 पावर -19 कितना होता है, 10 पावर -20, तो हो जाएगा जनाब 16 इंटू 10 पावर -20। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, 90 न्यूटन पर कूलम। ये ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली, 90 इंटू माइनस का जे कैप, ये माइनस जे कैप डायरेक्शन शो कर रहा है डाउनवर्ड का, नेगेटिव वाई एक्सिस का। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे दी भाई, 90। इस 90 को भी मैं ऐसे लिख देता हूं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10। बोला सही है। अब ऑन में मास आपको दिया हुआ है 16 इंटू 10 पावर -28। कैसे भाई, ये डेसिमल उधर जाएगा तो बन जाएगा 16 इंटू 10 पावर -1, 10 पावर -1, 10 पावर -27, कितना हो गया भाई 10 पावर -28। तो 16 इंटू 10 पावर -28, साथ में आ गया V0 का स्क्वायर। V0 मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज 6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपने बोला भाई साहब यहां पे 6 इंटू 10 पावर 3, फिर से 6 इंटू 10 पावर 3, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है बस, काटो पीटो, जो मर रहा है उसको मार दो। चलो मारो। ये 16 से 16 मर गया। बोला ठीक है सर, आगे चलें, मजीद बताएं और क्या मर रहा है। अच्छा, अगर आप 3 के टेबल से काटो तो ये होता है भाई 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। बोला सही है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। बोला सही है सर। ये 3 1 जा और ये 3 2 जा। अपॉन में सिर्फ 2 बचा और सब मर गए। अच्छा, पावर -3 पावर -20 पावर -23 और ये 1 है, तो -3 -20 -23 -23 और +1 कितना हो गया भाई साहब, ये माइनस का 22। भाई -3 -20 माइनस का 23 और प्लस का 1 माइनस का 22 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा। अच्छा, यहां पे एक 2 बचा है, वो 2 मैं लिख देता हूं पहले। और माइनस का 28 प्लस का 3 माइनस का 25 माइनस का 25 और प्लस का 3, तो माइनस का 22। देखो ना भाई, माइनस का 28 प्लस का 3 माइनस का 25 माइनस का 25 प्लस का 3 फिर से माइनस का 22, तो ये और ये मर गया। क्या आंसर आ रहा है 1/2, यानी कि आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। साइन इनवर्स कर देंगे तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। कितना आंसर आएगा, साइन इनवर्स हाफ कितना होता है आपके पास 30 डिग्री होता है। आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री आ गई। अब मेरे बच्चे आपने गौर से देखना है कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन कितने छोटे से कॉन्सेप्ट से हुआ है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो फोर्स लग रही है उसकी मदद से आपने एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है। अब इस सवाल में वेरिएशन क्या क्या कर सकता है जरा यह समझना। अगर वो कहता कि भाई आप ग्रेविटेशनल फील्ड को इग्नोर ना करो, तो आप यहां पे क्या रखते, आप यहां पे रखते G+A। G वेट की वजह से और A इस फैक्टर की वजह से, QE/M की वजह से। फिर अगर वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर क्या होता, फिर सोचो जरा, सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा होता और वेट नीचे लग रहा होता, मिसाल दे रहा हूं, और आपको कहता है कि वेट ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कम है,
भाई देखो, अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं, मान लो ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रिक फोर्स इसे ऊपर भेजना चाह रही है, वेट नीचे लाना चाह रहा है, और मैं कह रहा हूं वेट ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, तो आएगा तो ये नीचे, लेकिन नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? W माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे निकालोगे फिर आप एक्सेलरेशन। आप बोलोगे फिर एक्सेलरेशन क्या आएगी? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कैसे आएगा? वेट माइनस Q इंटू ई डिवाइडेड बाय उसका मास आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? QE प्लस जो भी उसका वेट है, इसको आप डिवाइड कर दोगे मास से, यहां से आएगा। ये सब चीजें वो कर सकता है, आपसे ये बात ध्यान में रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे अगर मैं यहीं पे प्रोटॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन भेजता, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम भेजता, तो फिर आपके पास क्या होता? और मैं कहता कि भाई ग्रेविटी को भी आपने इग्नोर नहीं करना, फिर आप क्या बोलते? आप बोलते नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वेट, और ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ऊपर लग रही है QE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगती है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। तो इसमें ना बहुत सारी वेरिएशन हो सकती है। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखो 3 डिफरेंट सवाल आ रहे होंगे। इन तीनों डिफरेंट सवालों के अंदर आपने काम एक ही करना है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान में रखना। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। काइनेमेटिक्स वाली बुनियादी 3 इक्वेशन जो बचपन में पढ़ी थी। बस एक्सेलरेशन निकालते हुए F अपॉन m करना और F की जगह Q इंटू E कर देना और सिंप्लीफाई करना। ये तीनों सवाल आपके होमवर्क है, लाजमी सॉल्व करने। अब आखिरी चीज कि हमें टेस्ट चार्ज को बहुत थोड़ा सा कंसीडर करने की क्या जरूरत होती है या क्यों कंसीडर करते हैं। अगर आप प्रोजेक्टाइल से वाकिफ हो सॉरी, इसमें ना एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई वो दूसरा एंगल बताओ जिसके ऊपर अगर मैं प्रोटॉन को लॉन्च करूंगा तो वो सेम टारगेट को हिट करेगा। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट था ना, वो भी यहां पे लग सकता है। तो 15 को जब आप 90 में से माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 75 डिग्री का। तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है मेरे बच्चे, इसलिए मैं आपको समझाता हूं। और इस साल जो MT कैट का पेपर हुआ है सिंध के अंदर और जो पेपर हुआ है पंजाब के अंदर, उसने अच्छों की आंखें खोल दी ना। इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि आप कोशिश करो चीजों को कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करो और कभी भी रट्टा नहीं मारो, ठीक है। चलो अब देखो मेरे बच्चे, हमें एक बात पता चल गई क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बोला सर पता चल गई, ठीक है। अब समझिएगा जरा, यहां पे आपको पता ये चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो बुनियादी है वो क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। अब हम ये देखना है, गौर से सुनना, अब हमें ये देखना है कि ये जो टेस्ट चार्ज है ना, इसका बहुत छोटा होना जरूरी क्यों है। मान लो यहां पे हमारे पास एक कोई चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर यहां पे चार्ज मौजूद है ऐसे करके। आपको ये बात पता है, अगर कोई भी आपके पास कंडक्टर बॉडी है, मेटल बॉडी है, और उसको आप चार्ज प्रोवाइड करोगे तो वो सारा का सारा चार्ज उसके एक्सटीरियर पे चला जाएगा, उसके सरफेस पे चला जाएगा रिपल्जन की वजह से, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस, इससे कुछ फासला है, मान लो r डिस्टेंस की दूरी पर, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बोला ठीक है सर। यहां पे मेरे पास मैंने एक चुन्ना सा छोटा सा चार्ज रखा। बोला ठीक है सर। चुन्ना सा चार्ज रखा, छोटा सा चार्ज रखा, इतना छोटा सा चार्ज कि इसकी अपनी फील्ड ना होने के बराबर है, और मैंने इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करी और मुझे पता चल गया E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, या मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो पता चल गया KQ अपॉन R स्क्वायर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सर ये तो भी करके आए, इसमें कौन सा कमाल है? कमाल अब देखो, मैंने क्या किया, यही चार्ज बॉडी दोबारा ली और अब की बार मैंने कहा यार बिलाल भाई ऐसे ही कह रहे थे, वो जो टेस्ट चार्ज है ना उसका छोटा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब की बार मैंने यहां पे 1 कूलम का एक चार्ज रखा। ये 1 कूलम बड़ी वैल्यू होती है, अगर आपको याद होगा 6.2 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? Q इज इक्वल टू NE से N इज इक्वल टू Q अपॉन E करके। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए, तो 1 कूलम बहुत बड़ी वैल्यू है। मैंने बोला कि यार बिलाल ने कहा था कि छोटा सा टेस्ट चार्ज लेना, भाड़ा में जाए बिलाल की बात, मैं यहां पे 1 कूलम का चार्ज रखता हूं, देखता हूं होता क्या है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे निकालते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज तो मैंने रखा नहीं है, तो इसका मतलब आपकी डेफिनेशन ये बन जाएगी, इस पॉइंट पर ये चार्ज जितनी फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, अब बोलोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई यही है ना,
डेफिनेशन तो ये थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने बोला भाई मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं टेस्ट चार्ज तो नहीं रख रहा, मैं एक बड़ा सा चार्ज रख रहा हूं जो कि 1 कूलम है, ठीक है, इसकी अपनी भी कुछ फील्ड होगी यकीनन। बोला ठीक है सर होगी। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट पर इस 1 कूलम चार्ज पे जितनी फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करोगे और बोलोगे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोला सही है सर। अब देखो जब ये 1 कूलम चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर रिपल्जन होना शुरू होगी। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्रंट से बैक साइड पे जाना शुरू होगा। अगेन अगर इसमें जरा सी भी दुश्वारी हो रही है तो मेरा बेटा जो पिछले लेक्चर है ना उनको देख लेना जहां पे चार्ज इंडक्शन का फिनोमेना समझाया हुआ है। ये ऐसे यहां से चार्ज खिसक खिसक के पीछे आना शुरू होगा, ऐसे करके इधर पीछे आना शुरू होगा। बोला सर होगा। और ये जो आपका अपना ये वाला जो कंडक्टर है इसका जो भी नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे आना शुरू होगा। बोला सर होगा। अब जो आप इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन करोगे ना F अपॉन क्यू करके, आपने बोला यहां पे 1 कूलम चार्ज है, ये जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है आप कह रहे हो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी इस पॉइंट पे या फोर्स अपॉन दिस चार्ज आपने कैलकुलेट करी, क्या वो आपने एक्चुअल बॉडी की वजह से करी या बॉडी आपकी चेंज हो चुकी है? बॉडी तो चेंज हो चुकी है। क्यों भाई खुद सोचो, जब ये चार्ज यहां पे थे सारे के सारे तो यहां पे लगने वाली फोर्स कुछ और होगी। अब यहां से चार्ज ही पीछे चले गए, डिस्टेंस चेंज हो गया, तो यहां पे फोर्स पहले की और अब की बराबर कैसे हो जाएगी? भाई देखो इस पॉइंट पे जो चार्जेस फोर्स लगा रहे थे वो ये भी था, ये भी था, ये भी था, सारे थे, सही है ना, सारे चार्जेस थे। अब इस +1 कूलम की अपनी फील्ड है, उस +1 कूलम की वजह से यहां वाले चार्जेस तो पीछे खिसक गए सारे के सारे। तो इसका मतलब यहां से तो अब फोर्स लगी नहीं रही, फोर्स तो यहां से लग रही है। अब वो चार्जेस तो दूर चले गए तो उनका डिस्टेंस चेंज हो गया, तो फोर्स पहले जैसी कैसे आएगी? फोर्स भी चेंज आएगी। तो इसका मतलब अब की बार इस पॉइंट पर जो आप जो फोर्स कैलकुलेट करोगे वो एक्चुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो मॉडिफाइड बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही वजह है कि जब कभी भी आप टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन किसी भी किताब में पढ़ते हो, चाहे अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ो, किसी अच्छी किताब में पढ़ो, उसमें यह लिखा होता है कि वो इतना चुन्ना सा चार्ज होता है कि उसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के बराबर है। यानी कि वो सराउंडिंग में रखी हुई बाकी चार्ज बॉडीज को ऑल्टर नहीं कर सकता, उनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं कर सकता, उसको कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी कोई हैसियत ही नहीं होती। तो इसलिए टेस्ट चार्ज का निहायत छोटा होना बहुत जरूरी है। तो हम किताब में यह भी कहते हैं कि टेस्ट चार्ज का जो खुद की एक मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनिटेसिमल होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल चार्ज होता है ये आपका, इसकी अपनी फील्ड ना होने के बराबर है। तो कॉन्सेप्ट का फील आ गया। इन्फिनिटेसिमल क्यों होता है? ताकि वो सराउंडिंग में जो चार्ज बॉडी है जिसकी वजह से यू आर सपोज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आप क्या ना कर सको, ये उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज ना कर सके। ध्यान में रखेंगे हम ये बात अच्छे से, क्लियर है? तो ये मेरा बेटा हमारे पास लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर। अगले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अभी देखा। अब वेक्टर की बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है, फिर नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट कैसे रहता है, वो अगली क्लास में देखने होंगे। ठीक है।